नमस्कार। इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह। और शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल की राजकीय यात्रा पर। पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रिबेलो डिसूजा ने किया स्वागत। गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान दी गई 21 तोपों की सलामी। भारत पुर्तगाल राजनीतिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ पर यादगारी डाक टिकट जारी। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। कठुआ में विनय सीमा चौकी पर शहीद को दी श्रद्धांजलि। बीएसएफ जवानों को संबोधित करते हुए बोले गृह मंत्री, देश की सुरक्षा के लिए समर्पण और प्रतिबद्धता अतुलनीय। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में घिरी ममता सरकार। भाजपा का सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध मार्च। मुख्यमंत्री से मांगा इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट 25,000 से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्तियों को कर चुका है रद्द। दिल्ली में स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर रेखा सरकार सख्त। बोले दिल्ली के शिक्षा मंत्री बर्दाश्त नहीं करेंगे शिक्षा का बाजारीकरण। दिल्ली के अभिभावकों के हित को बताया सर्वोपरि। और छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन लोन बर्राटू अभियान की बड़ी सफलता। दंतेवाड़ा जिले में 3 इनामी नक्सलियों सहित 26 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। खबरों को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विदेश दौरे की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल की राजकीय यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति मुर्मू आज सुबह पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन के प्राका डी इम्पोरियो प्रंगाड पहुंची। पुर्तगाल गणराज्य के राष्ट्रपति मार्सेलो रिबेलो डिसूजा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान 21 तोपों की सलामी दी गई। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने 120 कंटिंजेंट का निरीक्षण किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने पुर्तगाल के महान कवि लुइस वाज डी कोमोइस की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति मुर्मू पुर्तगाल के राष्ट्रपति के आमंत्रण पर वहां गई हैं। पुर्तगाल की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू कई कार्यक्रमों में भाग लेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बैठक भी करेंगी और साथ ही भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगी। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रिबेलो डिसूजा ने दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। भारत और पुर्तगाल के बीच राजनयिक संबंधों की पुनः स्थापना के 50 वर्ष पर संयुक्त डाक टिकट जारी करना इस परंपरा में एक गौरवशाली वृद्धि है। भारत और पुर्तगाल के बीच ऐतिहासिक संबंध, समुद्री संपर्क और सांस्कृतिक समानताएं बेहद गहरी हैं। विशेष स्मारक टिकट में दोनों देशों के समृद्ध पारंपरिक परिधानों को दर्शाया गया है। ये टिकट भारत और पुर्तगाल को एकजुट करने वाली कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। पुर्तगाली डाक टिकट में वियना डो कोस्टेलो हॉलिडे पोशाक को दर्शाया गया है, जो लेडी ऑफ एगोनी त्योहारों के दौरान पहनी जाने वाली एक सुंदर पोशाक है। यह पोशाक पुर्तगाल की परंपरा और कलात्मक शिल्प कौशल को दर्शाती है। वही भारतीय डाक टिकट में राजस्थान की कालबेलिया पोशाक को दिखाया गया है, जो प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्य के साथ अपने जुड़ाव के लिए जानी जाती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। गृह मंत्री ने कठुआ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की सीमा चौकी विनय का दौरा किया
और जमीनी हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के शहीद जवान सहायक कमांडेंट विनय प्रसाद को श्रद्धांजलि दी। सहायक कमांडेंट विनय प्रसाद 15 जनवरी 2019 को लड़ते हुए पाकिस्तानी स्नाइपर की फायरिंग से घायल हो गए थे और इलाज के दौरान वीर गति को प्राप्त हो गए थे। सहायक कमांडेंट विनय प्रसाद के घायल होने के बावजूद वीरता का परिचय देते हुए उन्होंने अपने हथियार से दुश्मन का न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि अपने साथियों को भी सुरक्षित रखने का भरपूर प्रयास किया। और बीएसएफ जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने देश की सुरक्षा के लिए उनके समर्पण और प्रतिबद्धता को अतुलनीय बताते हुए उनकी सराहना की। गृह मंत्री शहीद पुलिस उपाधीक्षक हुमायूं भट्ट के परिवार से मिलने भी जाएंगे, जो 13 सितंबर 2023 को अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। गृहमंत्री मंगलवार को श्रीनगर स्थित राजभवन में जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। आप लोग देश की सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। कहीं पर सहन न हो सके इतनी ठंड में, मूसलाधार बारिश में या 45 डिग्री टेम्परेचर में एक भी क्षण न भौगोलिक विषमता न मौसम की विषमता आप लोगों को आलस करने की अनुमति नहीं दी। हर एक प्रकार के मौसम में हर एक प्रकार की भूगोल आपको न केवल चौकी पर तैनात रहना पड़ता है, आपका पूरा ध्यान दुश्मन देश कोई हरकत न करे इसकी ओर लगा रहेगा। शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर ममता बनर्जी लगातार निशाने पर हैं। वहीं मामले में पश्चिम बंगाल के स्कूलों में 25,000 से अधिक कर्मचारियों की नौकरी जाने के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने एसएससी शिक्षकों की नौकरी जाने के मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ममता बनर्जी से असली और फर्जी को अलग अलग करने का अनुरोध किया। पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और वर्तमान चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने 16 बार मामले की सुनवाई भी की। भाजपा नेता ने कहा कि शिक्षकों के हालात के लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो रुपया लेकर 500,000 चाकरी नौकरी बेच दिया है, उनको सेव करने के लिए वो लोग जेन्युइन जो हमारी टीचर है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनका लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया। एक्स चीफ जस्टिस ऑनरेबल मिस्टर चंद्रचूड़, नाउ सिटिंग चीफ जस्टिस ऑनरेबल संजीव खन्ना जी का बेंच में 16 टाइम हियरिंग हुआ। बार बार सुप्रीम कोर्ट बताया कौन जेन्युइन है कौन फेक है, आप इसको सेग्रीगेट करके लिस्ट पेश कर दीजिए। लेकिन ममता बनर्जी का खुद रिश्तेदार बीरभूम में इस फर्जी अपॉइंटमेंट का हिस्सा है। और भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि हमारी मांग है कि जो वास्तविक शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी हैं, जो मेधावी हैं और जिनके पास अच्छे ओएमआर नंबर हैं, उनकी नौकरी तुरंत बहाल की जाए। ये जो 700-800 करोड़ का घोटाला, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, ये फर्जी और नकली, इनको सेव करने के लिए जेन्युइन टीचर नॉन टीचिंग को ये ममता बनर्जी के सरकार कोतल कर दिया है। हम लोग इसका खिलाफ है। हम लोग जो जेन्युइन है, जो मेरिटोरियस है, जिसका एकेडमिक अच्छा है, जिसका पास ओएमआर का नंबर है, उसका पक्ष में है, उनका नौकरी तुरंत बहाल करना चाहिए। ये हमारी मांग है।
और पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की इस हालात के लिए टीएमसी को सीधे जिम्मेदार ठहराया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। देखिए, वो बैठक करेंगे, उनकी बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जो उन्होंने दे दिया है ऑर्डर, हाउ कैन यू चेंज इट? बट इसके पीछे जो कुछ ओनली टीएमसी सरकार इज टू बी ब्लेम्ड। यही ब्लेम करना है इनको, इन्हीं की वजह से सब कुछ हुआ है। पहली बात तो बोली, ये हुआ क्यों? ये सब दिन तो दिन नहीं आते ना, नहीं देखना पड़ता है एक टीचर्स को, इनको किसी को दिन नहीं दिखना पड़ता है। आज सब कुछ हो जाने के बाद आप बैठ के कुछ बात करेंगे। इट इज ओनली टू बी ब्लेम्ड इज टीएमसी। भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ संशोधन कानून पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुए हंगामे को लेकर जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला किया है। भाजपा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि वक्फ विधेयक को उचित प्रक्रिया के बाद संसद से पारित किया गया है, जो संवैधानिक रूप से स्थापित है। लेकिन तमिलनाडु सरकार हो या फिर जम्मू कश्मीर की सरकार, जो भी इसका विरोध कर रही हैं, वे संविधान की घोर अवमानना कर रही हैं, क्योंकि संविधान के अनुसार कोई भी राज्य सरकार भारत की संसद द्वारा पारित किसी भी कानून का विरोध नहीं कर सकती। संविधान के अनुसार संसद के द्वारा पारित किसी भी कानून के बारे में किसी राज्य विधानसभा को किसी भी प्रकार की विपरीत टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। इससे बहुत साफ हो जाता है कि देश की जनता के सामने कि संविधान किनके हाथों में खतरे में है। और जम्मू कश्मीर विधानसभा में जिस प्रकार से बिल फाड़ा गया है, मैं कह सकता हूं कि यह संविधान की मूल भावना को तार-तार करने जैसा है, क्योंकि एक स्थापित व्यवस्थित प्रक्रिया के द्वारा संपूर्ण संवैधानिक आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए पारित कानून के विरोध में किसी राज्य विधानसभा के अंदर इस प्रकार का दृश्य बहुत साफ दिखाता है कि इन लोगों के हाथों में कानून खतरे में है। और ये लोग जो कानून की किताब जेब में रखते हैं, ये साफ दिखा रहा है कि कानून को जेब में ही रखना चाहते हैं। और बेंगलुरु में महिला के साथ हुए यौन उत्पीड़न के बाद कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर की टिप्पणी को भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने आड़े हाथों लिया है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि घटना के 3-4 दिन बीत जाने के बाद भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि ये कोई पहला अवसर नहीं है जब कर्नाटक में इस प्रकार की घटना हुई है, लेकिन कर्नाटक के गृह मंत्री के बयान ने बेंगलुरु के लोगों को शर्मिंदा किया है। शहजाद पूनावाला ने इस घटना पर कांग्रेस आलाकमान से चुप्पी तोड़ने का आह्वान किया। हमारे सामने एक ऐसा वक्तव्य आया है कर्नाटका के होम मिनिस्टर का, जिसने हमें शर्मिंदगी महसूस करने पर और अपने आप पर घिन महसूस करने पर मजबूर कर दिया है। एक घटना होती है बेंगलुरु में 3 अप्रैल को, 3 या 4 अप्रैल। आज इस घटना को जो सीसीटीवी में कैद हुई है, लगभग 3-4 दिन हो चुके हैं, येट द कर्नाटका पुलिस हैज बीन अनेबल टू कैच होल्ड ऑफ द अक्यूज्ड। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और राजधानी दिल्ली में प्राइवेट स्कूल्स की फीस के मुद्दे पर दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि एसडीएम के नेतृत्व में हर स्कूल में
कमेटी जाएगी और 1677 स्कूलों की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर स्कूल को 1973 के एक्ट का पालन करना होगा। पहली बार एसडीएम के नेतृत्व में हर स्कूल में 1677 के 1677 स्कूलों के ऑडिट रिपोर्ट लेने के लिए हर जगह से इस कार्रवाई को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने एसडीएम को निर्देश दिए। कमेटी बन के जाएगी, 18 सवाल का जवाब हर स्कूल से लेकर आएंगे। जो स्कूल गलत पढ़ता जाएगा, पकड़ा जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा, फीस भी वापस होगी। हर स्कूल को जो 1973 के एक्ट में मुद्दे लिखे हुए हैं उसकी पालना करनी पड़ेगी। आशीष सूद ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने 10 वर्षों में स्कूलों को ब्लैकमेल करके अपनी जेबें भरने का काम किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के 1677 स्कूलों में से 10 साल में प्रतिवर्ष केवल 75 स्कूलों का ऑडिट किया गया। में प्राइवेट स्कूल है 1677। आपको मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आरटीआई लगाइए, और अगर ये गलत हो तो आतिशी मरलीना जी जिस मंच पर चाहे चर्चा करें दिल्ली की जनता से, कैसे उन लोगों ने स्कूल्स को ब्लैकमेल करके आपके परिवारों के बच्चों से पैसे वसूलवाए और अपने खजाने भरे। इन सब ने 1677 स्कूल में एक्ट मैंडेट करता है हर स्कूल का ऑडिट होना चाहिए। केवल 10 साल में, केवल 10 साल में केवल और केवल प्रति वर्ष 75 स्कूलों का ऑडिट होता है। 75 स्कूलों का। और दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कहा कि शिक्षा निदेशालय के पास किसी भी स्कूल का पिछले 10 वर्षों का कोई ऑडिट जमा नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि क्या कोई ऐसी पॉलिसी बनाई गई थी जिससे स्कूलों को फीस बढ़ाने से रोका जा सके। आप किसी स्कूल को रोकेंगे तो कैसे रोकिएगा? पिछले 2 साल की ऑडिट रिपोर्ट होगी, इस साल की ऑडिट रिपोर्ट होगी, तब जांचिएगा ना ये स्कूल प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं कमा रहा। मैं पूरी जिम्मेदारी से दिल्ली की जनता को बता रहा हूं, 10 साल का कोई ऑडिटेड अकाउंट किसी स्कूल का शिक्षा निदेशालय के पास जमा ही नहीं है। ये शिक्षा की देखरेख कर रहे थे ये लोग। क्या दिल्ली की सरकार ने ऐसी कोई पॉलिसी बनाई थी जिससे फीस बढ़ने से रोक सकते? और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव एस कृष्णन ने बढ़ते साइबर खतरों से बचने के लिए आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। आज नई दिल्ली में बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा क्षेत्र के लिए डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट जारी करते हुए उन्होंने कहा कि डेटा को सुरक्षित रखने में साइबर सुरक्षा की भूमिका तो है ही, साथ ही आम लोगों का जागरूक होना भी बेहद जरूरी है। कृष्णन ने कहा कि साइबर सुरक्षा के लिए हमें अपनी तकनीकी क्षमता का विकास करना होगा और इस दिशा में काम कर रहे स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना होगा। डिजिटल मीन्स में हम ज़्यादा डेटा हैंडल करते हैं और ज़्यादा डिजिटाइज होता है इकोनॉमी, तो डेटा थ्रेट भी ज़्यादा बढ़ता है। तो ये ज़रूरी है कि हमें कॉन्स्टेंटली एक विजिलेंस मेंटेन करना चाहिए और ज़्यादा सतर्कता रहना चाहिए कि डेटा का प्रोटेक्शन कैसे किया जाए और इसको सुरक्षित कैसे रखा जाए। इसमें साइबर सिक्योरिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग है और इसमें लोगों का अवेयरनेस भी बहुत इम्पोर्टेंट है और लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस होना चाहिए कि साइबर थ्रेट कहाँ से आ सकती है और उनका अपना जो पर्सनल जो डिवाइसेस वो रखते हैं, कंप्यूटर हो या मोबाइल फ़ोन हो या जो भी डिवाइस जो रखते हैं, उसको कैसे वो सेफ रखेंगे। और देश के प्रसिद्ध कार्डियोथोरेसिक सर्जन जोस चाको पेरियापुरम ने उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने पर केंद्र सरकार और देश के सभी लोगों को धन्यवाद दिया है। जोस चाको पेरियापुरम को 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने देश में पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था। इसके साथ ही केरल में बीटिंग हार्ट बाईपास कार्यक्रम और आर्टेरियल बाईपास परियोजना की स्थापना में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। With our guidance, Kottayam Medical College in Kerala has done the first successful heart transplantation in India
being in the government medical college. So likewise, we could motivate other cardiac surgeons, we could improve the quality of care, and we could spread the message to the society, and that is what we have done over the last many years, and that has led us to be conferred with Padma Bhushan Award. So I think we all have to have a concerted movement supporting the government's administration to achieve the goal of becoming #1 in the world. I'm happy, but at the same time, I'm so humbled that I'm being conferred, and I dedicate my award to the medical fraternity of our state and our country, and I'm so happy. और छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में चलाए जा रहे लोन बर्राटू अभियान से प्रभावित होकर 3 इनामी माओवादियों सहित 26 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी राजेश कश्यप आमदई एरिया जन मिलिशिया कमांडर के पद पर सक्रिय था, जिस पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 3 लाख रुपए का इनाम है। आत्मसमर्पित माओवादी कोसा मांडवी जनताना सरकार अध्यक्ष के पद पर सक्रिय था, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। आत्मसमर्पित माओवादी छोटू कुंजाम CNM सदस्य के पद पर सक्रिय था और उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। सभी माओवादी अपने अपने क्षेत्र में रोड खोदने और नक्सली बैनर पोस्टर लगाने की घटना में शामिल रहे हैं। भारतीय नौसेना के स्टील्थ फ्रिगेट INS तरकश ने 4 अप्रैल को रॉयल न्यूजीलैंड नेवी के एंजैक क्लास फ्रिगेट के साथ अदन की खाड़ी में आयोजित युद्धाभ्यास पैसेक्स में हिस्सा लिया। यह अभ्यास न्यूजीलैंड के नेतृत्व में 27 मार्च से 4 अप्रैल 2025 तक चलने वाले संयुक्त केंद्रित ऑपरेशन एंजैक टाइगर के समापन को चिन्हित करता है। एंजैक एक संयुक्त समुद्री बल ऑपरेशन है जिसमें INS तरकश को मिशन पर तैनात किया गया था। पैसेक्स में क्रॉस डेक लैंडिंग, क्रॉस बोर्डिंग, सी राइडर एक्सचेंज और सामरिक युद्धाभ्यास सहित कई तरह की ड्रिल शामिल रही। ये भारत न्यूजीलैंड द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को मजबूत करने और इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित यह कार्यक्रम भारत और न्यूजीलैंड के बीच मजबूत और स्थायी संबंधों को रेखांकित करता है। इसके साथ ही भारतीय नौसेना की क्षेत्रीय समुद्री स्थिरता के लिए प्रतिबद्धता की भी ये पुष्टि करता है। बात मौसम की। उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने गुजरात में हीट वेव के संबंध में रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम राजस्थान के लिए भी अगले 2 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा में अगले 4 दिन हीट वेव और दिल्ली में अगले 3 दिन हीट वेव की स्थिति रह सकती है। 3 से 4 दिन बाद तापमान में गिरावट की संभावना है। हीट वेव तो सीवियर हीट वेव कंडीशंस है, इस समय वो गुजरात में प्रिवेल कर रही है, स्पेसिफिकली सौराष्ट्र कच्छ में, जिसके लिए हमने रेड अलर्ट दे रखा है। इसके साथ ही वेस्ट राजस्थान के लिए भी हमारा आने वाले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट है। अगर आप पंजाब, हरियाणा, NCR, दिल्ली की बात करते हैं या वेस्ट यूपी की बात करते हैं, हमारा अनुमान यह है कि पंजाब में कहीं ना कहीं कल से हीट वेव कंडीशंस हो सकता है आने वाले 3 दिनों के लिए। अगर हरियाणा की बात करें तो हमारा आज से आने वाले 4 दिन हीट वेव कंडीशंस रह सकता है। और अगर आप स्पेसिफिकली NCR दिल्ली की बात करते हैं तो हमारा अनुमान यही है कि आने वाले 3 दिन NCR दिल्ली में कहीं ना कहीं हीट वेव कंडीशंस रह सकता है। हिमाचल प्रदेश में भी कहीं ना कहीं आज और कल के लिए हीट वेव रह सकता है, लेकिन कल रात के बाद टेम्परेचर जहां गिरने स्टार्ट हो जाएंगे हिमालय में। और पंजाब हरियाणा की बात करें, जो 3 दिन के बाद टेम्परेचर फॉल होंगे, तो इसमें जो हमारा मेजर हीट वेव वार्निंग है नेक्स्ट 3 दिन है, डे 4 में थोड़ा कम होना चाहिए। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और बीना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।